आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी में किस तरीके से भर्ती होती है। सबसे पहले भर्ती होने के लिए मार्केट में फॉर्म आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम वैकेंसी फिल नहीं कर सकते हैं। जब मैं भर्ती हुई थी तब उस टाइम पे कम से कम 70,000 वैकेंसी थी और इस क्राइटेरिया के अनुसार मैंने ये वैकेंसी फिल की थी और मेरी सर्विस हुई। वो लोग मूर्ख होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही रनिंग की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में भर्ती होने के लिए, एसएससी जीडी में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम टोटल 100 नंबर का होता है। इसी सेकेंड स्टेप में रनिंग होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप अपने स्टडी में ध्यान दें, अपनी जीके जीएस साइंस मैथ्स रीजनिंग में ध्यान दें। इसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, आप अपने रनिंग को अच्छे तरीके से राउंड फिगर में ला सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं, उसका क्या बैकग्राउंड होता है, क्या क्राइटेरिया होती है, सिलेबस क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले आता है मैथ जो 25 नंबर का होता है, रीजनिंग जो 25 नंबर का होता है और जीके जीएस जो 25 नंबर का होता है। टोटल ये 75 क्वेश्चन आते हैं और एक 25 नंबर का आता है जो हिंदी इंग्लिश होता है, जो आपके ऊपर ऑप्शन में रहता है कि वो आप डिसाइड करेंगे कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लीजिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि आपको इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है। सबसे पहली बात है कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ में बहुत अच्छे हैं आप वही लीजिएगा, क्योंकि 25 से 25 नंबर आप हिंदी में उठा सकते हैं। इससे आपका मेरिट लिस्ट में नंबर जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से अपना नंबर मेरिट लिस्ट में ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के साथ इसमें पूरे 90 मिनट का समय मिलता है। और आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। 2021 के बैच में जब मैंने 2018 में वैकेंसी फिल किया था तो उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं था और हम इसलिए मैं खुद को लकी मानती हूँ कि हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण अगर आप चाहते हैं कि आपका माइनस में नहीं जाए तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आपको पूरी की पूरी गारंटी है कि यही आंसर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है 50-50% भी कि ये आंसर नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि एक नंबर भी आपकी सरकारी नौकरी लगने के लिए बचा भी सकती हो और वही एक नंबर आपको बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर, जो है हमारा रनिंग। रनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लगभग रनिंग सबकी ठीक होती है और जिसकी ठीक नहीं होती है तो जो मेरे कैटेगरी वाले लोग हैं कि मैंने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने पूरा ध्यान अपना रनिंग पे लगा दिया था। मैंने अपनी डाइट ठीक की, उसके बाद मैंने अपनी रनिंग भी कवर कर ली थी। तो रनिंग लड़कियों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि लड़कियों के लिए बहुत सुविधा दिया गया है। लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में मात्र 1600 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि लड़कों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लिए हैं या नहीं किए हैं और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अगले पड़ाव पे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि रनिंग के बाद, जी हाँ, रनिंग के बाद मेडिकल होता है जिसमें आपके शरीर की हर हिस्से की जांच होती है और बिल्कुल बारीकी से जांच होती है। यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ, इसलिए आपको खुल के बताना और जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़का और लड़की सभी के लिए बराबर होता है। जैसे मैं पीछे जाके आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे पैर का पंजा देखा जाता है। आपको पैर में पानी फर्श में डाल दिया जाएगा और उसके बाद आपको चलने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पंजे में थोड़ा गैप होता है तो आप इस जगह से आगे निकल के थोड़ा आगे जाते हो तो फिर आपका घुटना चेक किया जाता है। घुटना अगर आपस में सट रहा है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बारीकी से वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। वो आप देख लेना वो आपका कैसा घुटना है। मेरी घुटना आपस में सटती नहीं थी, इसलिए मैं क्वालिफाई कर गई। इसके बाद मैं अभी थोड़ा ऊपर आऊँगी तो आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी देखा जाता है और आप अगर बॉय हैं तो चेस्ट को भी फुला करके भी नापा जाता है और नॉर्मल भी नापा जाता है। इसके बाद अब पूरा खेल आ जाता है हमारे शरीर के इस हिस्से का। ये मेन पार्ट होता है हमारे शरीर के हिस्से का, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हमारी ये हिस्सा होता है कि आप कान
मुंह और आँख, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक महिला जो हमारे साथ गई थी वो कान की सफाई करके नहीं गई थी, इसलिए उनको रीमेडिकल कर दिया गया था। उसके बाद में उसका क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना मेडिकल क्लियर कर ली थी। कीजिए आज 20 तारीख को आपका मेडिकल है, तो आप 10 दिन पहले अपना कान का सफाइया करवा लीजिएगा, क्योंकि वो लेजर लाइट से चेक करता है। अगर अंदर आपको गंदा दिख जाएगा वो आपको रीमेडिकल दे देगा, और रीमेडिकल 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, और रीमेडिकल होने के बाद जस्ट आप ध्यान दीजिएगा कि चांसेस नहीं होता है कि वहाँ पे आपको वापस मेडिकल में ले लिया जाए। अब हम बात करते हैं अपने मुंह के एरिया की। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो पुरुष के लिए होता है, वो लड़कों के लिए होता है कि अगर कोई लड़का गुटखा खाता है, या किसी के दांत नहीं है, या किसी ने अपने दांत में मसाला भरवा रखा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके आप गुटखा खाना बंद कर दें, अपने मुंह की सफाई रखें, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, और ये हमारे नौकरी में तो बारीकी से जांच होता ही होता है। अब हम बात करते हैं अपने आँखों की। आँख हमारी 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों में कोई दिक्कत है तो आप 0.1% भी सरकारी नौकरी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए आप अपना सपना छोड़ दें कि आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट होता है वो आँख का होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम फौज में आँख से ही लिया जाता है। एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाथ का जो ये सीधाई लाइन आता है, कि अगर आपको इस तरफ से बहुत ज़्यादा हड्डी निकली हुई है, आप ये देखेंगे हड्डी निकली हुई है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरीके का कोई भी कारणवश अगर ये हड्डी निकली हुई है, ये अगर आपका सीधा नहीं जाता है तो इसमें भी आपको वो मेडिकल में छाट सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, या घर की जो माँ हमारी होती हैं वो तेल मालिश करने में थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर देती हैं, इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आजकल के जो हमारे यंगस्टर है जो हीरो बनते फिरते हैं और उनको सरकारी नौकरी की अगर चाह होती है, तो एक चीज़ बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर ले कि अगर आप हीरोपंती करने के लिए अपने शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू बनवा रखे हैं तो भी आपकी नौकरी खतरे में जा सकती है मिलने से पहले ही। इसलिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके का कोई भी टैटू आप अपने शरीर में ना बनवाएं अगर आप अपनी सरकारी नौकरी का इच्छा रखते हैं तो, क्योंकि ये जो टैटू है ये एकदम से देखते ही आपको मेडिकल प्रॉपर करेगा भी नहीं, वो देखते ही आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको 1 मिनट का समय नहीं देगा, और आप जहां मेडिकल करवाने गए हैं वहां डायरेक्ट आपको कैंप से बाहर निकाल देगा। मेरिट लिस्ट में ये देखा जाता है कि अगर आप बॉर्डर इलाके से आते हैं या फिर नक्सलवाद क्षेत्र से आते हैं तो उसको अलग से आरक्षण दिया जाता है, और ST/SC का जो आरक्षण है वो तो आपको पहले से ही जानकारी है। तो बॉर्डर इलाकों में और नक्सलवाद के क्षेत्रों में जो भी रहते हैं, अगर उनके पास उनका स्थानीय प्रमाण पत्र है तो उसको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट निकलता है। जैसे झारखंड का 50 चला गया तो बिहार का 70, और पश्चिम बंगाल का 40 चला गया तो आप असम और मणिपुर, मिजोरम, ये सभी का अलग अलग जाता है। जो पहाड़ी इलाका है उनको भी एक तरह का रिलैक्सेशन मिलता है जो हाइट में होता है, क्योंकि मणिपुर जैसे लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है तो उनको रिलैक्सेशन होता है। अब इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है जो हमारे सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे जब आप कैफ़े में फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपने एक लेबल दिया होगा, नंबर ए पे BSF दिया होगा, असम राइफल दिया होगा, ITBP दिया होगा, SSB दिया होगा। ये जो CPF के अंतर्गत 7 जो फौज है, जो फोर्स है वो आती है, आपने उसको किस पॉइंट पे रखा है। अगर आपने +1 पे रखा होगा BSF, तो BSF को जितना कट ऑफ चाहिए होगा वो उस नंबर से उठाएगा। अगर आपका वो नंबर नहीं होगा जो पॉइंट आपने दिया है तो वो सरक करके नीचे चला आएगा। अगर आपका SSB में जो नंबर आपने दिया है, अगर आपका वो नंबर SSB के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो आपको SSB मिलेगा। अगर SSB में नहीं मिलेगा तो उसके जस्ट नीचे आप नीचे करते हुए चले आइएगा, और इस तरीके से अगर 7 होता है तो कहीं ना कहीं आप सेट हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक NIA भी होता है जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग भरते भी नहीं हैं और नंबर 1 पे इसको रखते भी नहीं हैं।
क्योंकि अगर हमारा नंबर कम है और कट ऑफ ज़्यादा है तो पहले नंबर से उतर के हम ऑटोमेटिक नीचे चले आएंगे, और अगर वो भी नहीं मिला तो वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इस कारण NIA को लोग ज़्यादातर नीचे ऑप्शन में रखते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैट्रिक का मार्कशीट, क्योंकि ये जो है ये मैट्रिक लेवल की भर्ती है, मैट्रिक लेवल से ऊपर की भर्ती नहीं है। भले ही आपने ग्रेजुएशन PG AG जो भी कर रखा है वो एक अलग ऑप्शन है, लेकिन ये भर्ती एक्चुअली में मैट्रिक लेवल की है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अहम भूमिका जो निभाती है वो 2 कागज होता है, पहला स्थानीय प्रमाण पत्र और दूसरा जाति प्रमाण पत्र। स्थानीय प्रमाण पत्र आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ये चाहिए ही चाहिए। और रही बात जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र से OBC और ST SC को आरक्षण मिल जाता है, जिससे नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में उन सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो सरकारी नौकरी या CAPF से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक थंबनेल, एक लाइक मेरे एनर्जी के लिए। आप अगर मुझे एक लाइक देते हैं तो उससे मेरी एनर्जी बूस्ट होती है, मेरा मोरल अप हो जाता है और मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। जय हिंद, नमस्ते।